हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हमारा टेस्ट पेपर 2। टेस्ट पेपर 1 तो पूरा कंप्लीट एमसीक्यू था और टेस्ट पेपर जो 2 है वो कंप्लीटली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही बनाया गया है। पर इस टेस्ट पेपर को शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ पे चाहे टेस्ट पेपर की सीरीज हो, चाहे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, या फिर हो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट, जहां पर हम आप थ्योरेटिकल वाले जितने भी लेक्चर होते हैं सारे कुछ सब कुछ आपको फ्री मिलता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज यहां पर नहीं है। इसके अलावा अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम का चैनल भी बन चुका है, जहां पर आप सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो हिंदी में भी। तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग अब इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट पेपर क्या था? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहां पर टेस्ट पेपर कैसा बनाया गया था कि टोटल 12 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 जो था वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और इसके अलावा 4 से 11 जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स करता है कंटेन। ठीक है, ये है। अब चलो जरा फटाफट से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट आंसर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। बहुत 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 ही ज्यादा आसान। पहला वाला कंपाउंड क्या है? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब देखो शुरुआत कैसे करते हैं, हमेशा वर्ड रूट को पकड़ो। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन। ये रही मेन चेन साइक्लोपेंटेन की। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या करा है, ड्रॉ कर दिया एक साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास में पेंटेन रखा हुआ 5 कार्बन है, ऐसा 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 और ऐसा, ये बन गया साइक्लोपेंटेन। इसके बाद क्या बोलता है? ये कार्बेल्डिहाइड है। साइक्लोपेंटेन में कार्बेल्डिहाइड होना मतलब जब कभी भी अल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन के बाहर होता है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में? वो कहलाता है कार्बेल्डिहाइड। यार ये सही नहीं बना, सीधा लाइन प्रॉपर नहीं बन रही थी, मजा नहीं आ रहा है। अब चलो थोड़ा ठीक है, कार्बेल्डिहाइड है तो CHO को मैं क्या करता हूं, सबसे बाहर लगा देता हूं। ठीक है, तो हमने भी क्या क्या कर लिया, हमने साइक्लोपेंटेन बना दिया, कार्बेल्डिहाइड बना दिया। अब सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। अगर सपोज ये पोजीशन नंबर 1 होती है तो पोजीशन नंबर 2 चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुई पोजीशन 1, ये हुई पोजीशन 2, जहां पर आपने जोड़ दिया OH ग्रुप। तो नाम क्या हो गया हमारे पास में? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन और कार्बेल्डिहाइड। देखो यहां पर E को नहीं गायब करा। क्यों E को गायब नहीं करा हुआ है? क्योंकि E के बाद जो अगला लेटर आया है वो कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल होता ना तो E यहां से गायब हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल मेन चेन पकड़ो। मेन चेन में क्या है? मेन चेन में है पेंटेन। ठीक है, मेन चेन में क्या है? पेंटेन। मतलब ये 5 कार्बन की चेन है। अगर ये 5 कार्बन की चेन है तो सबसे पहले 5 कार्बन में बना देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। अब नाम क्या है यहां पर? पेंटेन के साथ अल है। पेंटेन के साथ क्या है? अल, पेंटेनल। तो पेंटेनल अल आता है अल्डिहाइड में, और अगर उस अल की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया गया है, दैट मींस ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है पोजीशन नंबर 1 पे। अगर अल वाली पोजीशन डिफाइन नहीं तो पोजीशन नंबर 1 पे, और अगर ये पोजीशन नंबर 1 है तो पोजीशन नंबर 1 होने की वजह से ये हो जाएगा आपके पास O, ये हो जाएगा आपके पास में H। तो ये क्या हो गया? पेंटेनल हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगले वाले की, तो यहां कहानी क्या हो जाएगी? आपके पास में 4th पोजीशन पे है ऑक्सो ग्रुप। चलो पोजीशन जरा डिफाइन कर दें। ये है आपके पास में 1 2 3 4 एंड 5। फिर 4th पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो। तो जब कभी भी कीटोन को एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है? ऑक्सो। ध्यान रखना, कीटोन को एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो नाम क्या रखा जाएगा? ऑक्सो। ये लीजिए, तो ये हो गया 4th पोजीशन पे क्या? ऑक्सो। अब सिंपली यहां पे आप
सभी को आपस में जोड़ दो तो हमारा जो कंपाउंड है वो हो जाएगा पूरा। ये हो गया CH2। तो ये लीजिए सिंपल, ये क्या हो गया 4 ऑक्सो पेंटेन अल। डायरेक्ट पेंटेनल बोल दो या पेंटेन 1 बोल दो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब देखो यहां पेंटेन के बाद में ई नहीं आया ना, क्योंकि यहां पे अल आया है, वॉवेल आया है। वॉवेल वॉवेल साथ में नहीं रह सकते, एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट या एक कॉन्सोनेंट तो एक वॉवेल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास में। एक तो हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मेथ एथ प्रोपेन है। फिर उसके बाद में क्या है, डायमिथाइल ईथर। फिर उसके बाद में क्या है, एक अल्कोहल है और उसके बाद में एक अल्डिहाइड है। ये कहानी दे के रखी हुई है। अब देखो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का आप लोगों ने जो रूल पढ़ के रखा हुआ था, वो रूल ये पढ़ा हुआ था कि जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी यहां पर क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ये कहानी कहां सुनी थी हमने, ये कहानी सुनी हुई थी हमने हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि अगर आप यहां इस चीज को कैटेगराइज करो तो यहां हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और भी हैं, है ना। यहां पे ऑक्सीजन भी है, फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, तो ये वाला रूल तो यहां नहीं लग पाएगा। तो अब कौन सा रूल लगेगा, बड़ा ही आसान था। ये देखो इस रूल को क्या बोलेंगे, यहां पर बात होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो ऑब्वियस बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। मतलब जब आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान है। चलो इसी बात को यहां पर अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी बात करी मिथाइल सिंपल प्रोपेन की, सिंपल सा कंपाउंड है, ये हो गया प्रोपेन। फिर उसके बाद में प्रोपेन को नंबर दे दिया मैंने 4। उसके बाद में मैंने बात करी किसकी, उसके बाद में बात करी है मैंने ईथर की, तो ये हो गया डाइमिथाइल ईथर CH3O एंड CH3 CH3O एंड CH3। इस ऑक्सीजन के पास में रखे हुए हैं 2 लॉन पेयर। ये हो गया हमारे पास में थर्ड वाला। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात की जाए, अब सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला हमारे पास में क्या है, अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं तो अल्कोहल क्या है हमारे पास में, ये है इथेनॉल। तो CH3 CH2O और H। थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूं, थोड़ा सा क्रिएटिव लग जाएगा। और लास्ट में इसको क्या नाम दिया, इसको ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास में, फर्स्ट वाला है इथेनॉल, जो कि हमारे पास में कुछ ऐसा है ऑक्सीजन, और यहां पर क्या बना देता हूं मैं, हाइड्रोजन बना देता हूं। इधर ही बना दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारे पास में फोर्थ वाला। ठीक है, ये कहानी। अब जरा इस कहानी को समझना। चारों के चारों मॉलिक्यूल्स आपके पास सामने रखे हुए हैं। अगर मैं इस अल्कोहल पे देखूं तो अल्कोहल पे रखा हुआ ऑक्सीजन यहां पर जनरेट करता है नेगेटिविटी, जिस वजह से इस हाइड्रोजन पे जनरेट हो जाएगी पॉजिटिविटी, है ना। अब जैसे ही ये यहां किसी दूसरे अल्कोहल के साथ जुड़ेगा, दूसरा अल्कोहल मतलब जैसे ये सपोज बना दिया O, इधर बना दिया H और यहां पर चल गया CH2 एंड CH3। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, यहां पर भी सेम सिचुएशन आ गई। ये हिस्सा कैसा बन गया, पॉजिटिव, ये हिस्सा कैसा बन गया हमारे पास में, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव बना तो इनके बीच में क्या बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा हाई होगा किसका? अल्कोहल का। तो हम बोलेंगे कि यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो भाई हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो किसका होगा? सेकंड वाले का। अब मुझे यह चीज समझ में आ गई कि बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये हमारे पास में जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। इस पोलैरिटी की वजह से जनरेट हुआ। सेम पोलैरिटी आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी कि ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये वाला कार्बन पॉजिटिव बन रहा है। तो इस पोलैरिटी की वजह से अब जो अगला नंबर आएगा वो किसका आएगा? इस फोर्थ वाले का। अब बात रह गई कि बोले सर वो नेगेटिव पॉजिटिव तो यहां पे भी बन जाएगा, ऑक्सीजन भी नेगेटिव, कार्बन भी यहां पर। बट यहां समस्या ये है ना कि एक जो आपके पास डायमिथाइल ईथर है अगर किसी दूसरे डायमिथाइल ईथर के पास आता है तो ऐसा बॉन्डिंग नहीं बना पाता। ठीक है, ऐसा बॉन्डिंग ये नहीं बना पाता। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? यहां पाया जाता है आपके पास में वीक वेंडरवॉल फोर्स। ठीक है, यहां पाया जाता है वीक वेंडरवॉल फोर्स। ठीक है, अरे लिख लेना यार वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपको ऑर्डर बताना है। तो आपके पास में क्या होता है? वीक वेंडरवॉल फोर्स होता है। तो होता है 2, 4, उसके बाद 3 और लास्ट में क्या होता है? 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ जाएगा? इस पूरे मॉलिक्यूल में देखोगे तो कहीं पर भी आपको पोलैरिटी दिखाई नहीं देगी। और अगर यहां पोलैरिटी नहीं होती है तो इस वजह से क्या होगा? ये इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर बोला जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है परफॉर्म नहीं हो रही है। इस वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया। तो इस पूरे का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 एंड 2। तो बस इतनी सी कहानी है। तो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसे भी इरेज कर दे और बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के हिसाब से इन दोनों को हमें करना है अरेंज। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। चलो चेक करते हैं कैसे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो आप लोगों को पहले ही पता है, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये एक्चुअली में न्यूक्लियस लविंग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस को प्यार करने वाले। और अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, जो नेचर में खुद नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल खुद नेचर में कैसे होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, ये कहानी होती है। अब देखो बस इतना पॉइंट ध्यान रखना। अगर फर्स्ट वाले को मैं देखूं तो यहां पे कंपाउंड क्या क्या है? पहला कंपाउंड है मेरे पास में इथेनॉल। तो मैं इसको यहां पे बना लेता हूं। इथेनॉल की कहानी क्या होती है हमारे पास में? कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक CH3 इधर। इथेनॉल में क्या हो जाएगा? 2 कार्बन होंगे तो वो इथेनॉल कहलाएगा। दूसरा क्या है मेरे पास? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा? इस बार 3 कार्बन हो जाएंगे। तो 3 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा आपके पास में H। फिर उसके बाद आप बात करते हो अगला प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की कहानी क्या हो जाएगी? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। फिर अगर आप बात करते हो ब्यूटेनॉन की तो क्या होगा? ब्यूटेन में 4 कार्बन, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। तो ब्यूटेनॉन की कहानी हमारे पास होगी कुछ ऐसी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3।
तो ये 4 हो गए हमारे पास में। ठीक है, अब इसको कुछ नंबरिंग भी दे दें। नंबरिंग दे देते हैं हम यहां पर A, फिर देंगे B, फिर देंगे C, देन उसके बाद में नंबरिंग हम क्या दे देते हैं, इसको डी नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल को जब अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते टाइम पर हमें यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी ज्यादा हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इन सभी पर क्या लगा हुआ है, या तो मिथाइल लगा हुआ है या तो इथाइल लगा हुआ है। अब इस कहानी में देखना, ये जितने भी मिथाइल होते हैं ना या जो इथाइल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट को। ठीक है, जो रेडिकल होते हैं ना, जिनका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CnH2n+1, तो ये क्या करते हैं हमारे पास में, ये प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का अगर कोई पूछता है कि सर प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, तो इस प्लस आई इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। अब देखो कहानी कितनी आसान हो गई। यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इस कार्बन पे। अगर मैं कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता हूं तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन पुश करने की वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जा रही है, और अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो बताओ क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इजीली आ पाएगा? क्या ये इजीली आ पाएगा? बोले सर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि सर यहां पे न्यूक्लियोफाइल बोलता है कि उस जगह जाऊंगा जहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, पर इस प्लस आई इफेक्ट ने क्या करा, कार्बन पे नेगेटिविटी बढ़ा दी, जिस वजह से कहानी हमारे पास में बिगड़ गई। और कहानी बिगड़ने की वजह से ही तो यहां पर आपके पास सब कुछ स्टार्ट हुआ है। आओ देखते हैं किस में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देखा तो सिर्फ एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पर भी देखा एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पर देखा तो देखो दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है। दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा है ताकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने पर कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव वाले कार्बन पे उस नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो रिएक्टिविटी होगी सबसे कम इसकी या इसकी होगी, या तो C या तो D की होगी। तो देखो C और D में सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, D वाले की। रीजन देखो यहां इथाइल है जबकि यहां पर क्या है, मिथाइल। बड़ा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इस वजह से सबसे लेस रिएक्टिविटी कौन हुई, डी। डी के बाद इससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई, सी। और सी के बाद अगर रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो किसका नंबर आता है, बी का कि ए का। दोनों तरफ ही पुश हो रहा है एक एक साइड से, पर दोनों में क्या दिखाई दिया, यहां पर छोटा ग्रुप मिथाइल पुश कर रहा है, यहां बड़ा ग्रुप इथाइल पुश कर रहा है। तो इथाइल के इलेक्ट्रॉन पुश करने की वजह से यहां कार्बन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस वजह से यहां पर अब आ जाएगा नंबर बी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा नंबर, अरे उल्टा क्यों बना दिया मैंने सिंबल, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ए वाला। क्लियर हो गई बात। ए वाले पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुश तो हो रहे हैं, पर एज कंपेयर टू अदर सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन पुश किए जा रहे हैं वो ए वाले पे ही किए जा रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा, डी वाले पे रिएक्टिविटी सबसे कम, उसके बाद सी का नंबर, फिर बी का नंबर, फिर ए का नंबर है। क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है कि यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना है, बेंजाल्डिहाइड, पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के अंदर। ठीक है, बहुत इजी है, बस प्लस आई इफेक्ट और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखना है और कहानी हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी।
अगर मैं बात करता हूं बेंजाल्डिहाइड की, तो ये है हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड। ऐसा बेंजीन के साथ में सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। इसको नाम दे दिया मैंने, क्या, इसको नाम दे दिया है ए। ठीक, इसके बाद में अगला क्या है, पैरा टोल्यूअल्डिहाइड। तो यहां पे बहुत सिंपल सी बात है कि पैरा पोजीशन पे टोल्यूइन की बात की गई है, मतलब मिथाइल ग्रुप की बात की गई है, और अल्डिहाइड अगेन ये भी है कुछ ऐसा। फिर आया है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ऐसा 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 ऐसा, और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो, और अगेन ये भी क्या है, एक अल्डिहाइड है। लास्ट में है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की कहानी क्या हो जाएगी कि आपके पास में रहता है एक बेंजीन जिसमें इस कार्बन पे तो कीटोन है और यहां पर क्या है, CH3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिटोफिनोन। तो हमारे पास में कंपाउंड कौन कौन से हो गए, इनको नाम भी हम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया A, देन B, C एंड D, ये चारों हो गए। अब देखो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जैसे वहां पर पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट देखा जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को देखा जाता है। ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं नाइट्रो ग्रुप की, NO2 की, तो ये जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। अगर यहां पे NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और पॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत, जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं यार, जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत आसानी से यहां पे आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कहानी आती है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे टोलुइन वाले मिथाइल CH3 की, तो ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, ये इसलिए बदला है क्योंकि ये बेंजीन चल रहा है ना, पहले वाला क्या था, एलिफेटिक ग्रुप था। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो टोलुइन होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पुश करने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिविटी की जगह क्या बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले की बात की जाए, अगेन ये भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। अब यहां पर भी इसी तरह से कुछ इफेक्ट होना चाहिए। तो जब कभी भी बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, तो -m या -r, यहां पर +m या +r इफेक्ट लगेगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये इजी रहता है। अब देखो कहानी क्या है, समझना। यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन दिखाई दे रहा है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ऑब्वियस बात है वो जिस पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। और इसी तरह से देखा जाए तो सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पर पॉसिबल होगा, सबसे ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा इस C वाले पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब इससे कम कहां होगा, अगर मैं इससे कम की बात करता हूं तो देखो ये और ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ा रहा है, B वाला और D वाला। पर देखो A न्यूट्रल है, ना ये डेंसिटी बढ़ाने की बात करता है ना घटाने की बात करता है। तो इस वजह से अब किसका नंबर आएगा, A वाले का। अब जैसे आपने यहां पर ये A वाला लिख दिया तो इसके बाद आती है B और D में से किसकी कहानी। तो अगर B और D में से देखा जाए तो कहानी आएगी पहले B की और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में, D आ जाएगा, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में ऑलरेडी दोनों तरफ से क्या हो रहा है, पुश वाला इफेक्ट हो रहा है। कीटोनिक ग्रुप में क्या हो रहा है, दोनों ही तरफ से ऐसा डोनेटिंग नेचर या पुश वाला इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो सबसे कम या सबसे लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन होगा, D, उसके बाद B, उसके बाद A, और उसके बाद क्या हो जाएगा, C। इजी। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के प्रोडक्ट बताना है। दुनिया का सबसे इजी काम, सबसे ही इजी काम है। ठीक है, क्यों इजी काम है समझना। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत हुआ करो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये बताता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सिंपल सी कहानी होती है। देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में आपको पता है धोखेबाज ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मैं हर बार एक ही टेक्निक पे फोकस करता हूं। मैं ये बोलता हूं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हमेशा एक बाय प्रोडक्ट को देखो। बाय प्रोडक्ट को इसलिए जल्दी देखना आसान होता है क्योंकि बाय प्रोडक्ट का एक रूल होता है, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में से गैसों के मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट सबसे पहले बाहर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गैसों के मॉलिक्यूल होते हैं जो एज अ बाय प्रोडक्ट सबसे पहले बाहर जाते हैं। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन ये वाले 2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, है कि नहीं। रिएक्शन करके क्या कर रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है ना। ये देखो, ये क्या है, ये साइक्लोपेंटेनॉन है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ में करवाई है, ये अल्कोहल वाले अमाइन ग्रुप से करवाई है। तो इस अल्कोहल वाले अमाइन ग्रुप से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो देखो, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, ये रहा नाइट्रोजन जिसके साथ में थे 2 हाइड्रोजन। आपने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया बाहर। तो बदले में आपके पास में क्या बचा, वही साइक्लोपेंटेन। अब जहां पहले वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन था, वहीं अब डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन हो चुका है। तो बस इतनी सी कहानी है, क्लियर हो गई बात। फिर अगला वाला, अगले वाले में भी सेम ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। अगले वाले में क्या हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस। ये वाला ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और बस कहानी बना देगा। देखो हर किसी में एक बहुत ही की पॉइंट होता है, वाटर का मॉलिक्यूल अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो एज अ बाय प्रोडक्ट सबसे पहले पानी बाहर जाता है। रीजन, केमिकल रिएक्शन में हमेशा हीट की रिक्वायरमेंट होती है और जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट को गर्म करते हो तो गर्म करने पर एक कंडेंसेशन नाम की प्रोसेस होती है, जिस कंडेंसेशन प्रोसेस में पानी बाहर निकल जाता। पता है ना, कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा सा दूध जिसमें से आप इतना गर्म करते हो, इतना गर्म करते हो कि सारा पानी बाहर निकल जाता है और दूध बढ़िया मीठा मीठा टेस्टी टेस्टी सा हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन अब यहां कहानी कैसे बनेगी कि ये वाले 2 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ गए तो बदले में आपको प्रोडक्ट क्या मिला, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहां पर बनाया डबल बॉन्ड दिस नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड दिस NH, देन उसके बाद में एक बेंजीन की रिंग बना के रखी हुई है यहां पे ऐसा 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 ऐसा, एक नाइट्रो ग्रुप यहां जोड़ा है और एक नाइट्रो ग्रुप यहां जोड़ा है। ये लो कितना इजी बन गया प्रोडक्ट, बहुत ही भयंकरता में इजी बन गया ये प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। अब यहां पर भी सेम वही कुछ कहानी दिखाई दे रही है ना। यहां पर अगर आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाओ तो सेम सिचुएशन। अब देखो किस तरह से, यहां पर इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। मैं इसको ऐसा लिखता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो यहां पर बात आती है कि सर आप ऐसा क्यों लिखते हो, आपको कैसे पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन में। तो यार मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था, जब कभी भी तुम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हो तो IUPAC नेम रखते हो। IUPAC नेम अगर तुम यहां पर रखते तो हमेशा नंबरिंग कहां से चालू करते, 1 2 3 एंड ये 4। तो भाई साहब बात यहीं पर आ जाती है, ये जो नंबरिंग दी जाती है ना, ये हवाबाजी के लिए नहीं दी जाती है। IUPAC नेम में नंबरिंग दी जाती है ताकि आपको पता चले कि जब कभी भी कोई फॉरेन कंपाउंड आपके पास आता है रिएक्शन करने के लिए तो एंटायर मॉलिक्यूल में से सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा।
ठीक है, जो नंबरिंग देते हैं ना, नंबरिंग सिर्फ नाम रखने के लिए नहीं देते हैं। आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड यहां पर आता है तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, तो रिएक्शन सबसे पहले कौन करेगा, यहां पे ये अल्डिहाइड ग्रुप करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कितना है, फर्स्ट, नंबर 1 पे बैठा हुआ ये रिएक्शन करने के लिए। अब यहां पे जो आपके पास में सेमी कार्बेजाइड देके रखा हुआ है, इस पे आपके पास रिएक्शन कैसे होगी, H2N, चाहो तो इसको भी ऐसा लिख देना, नाइट्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। क्या रिएक्शन है, दुनिया की सबसे सिंपल, यहां पे सेमी कार्बेजाइड के साथ में रिएक्शन करके आप क्या बना दोगे, सेमी कार्बेजोन बना दोगे। तो बचा हुआ क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड सीधे इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C, यहां हो जाएगा H, यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड मेरे पास में नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां आ जाएगा NH2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बेजोन बन जाएगा आपके पास में, सिंपल। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक, इसी बात पे चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक तो कॉलर का बटन लगा ले यार, ये बड़ा खुल जाता है, ये अलग दिक्कत दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अरे यार, केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ही तो बताना है, ये बताना ये यहां से कैसे बना, वो वहां से कैसे बना, दुनिया की सबसे इजी चीज। अगर तुम लोगों ने मेरे सारे लेक्चर पहले से देख के रखे हुए हैं तो तुम लोगों को पता है, मैं हर बार इस चीज को फोकस करवाता हूं, बहुत इजी है। पहला ब्यूटेन 1 ऑल, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसको जरा मैं ऐसा लिख देता हूं बस, ब्यूट और क्या था, ऑल था ना, OH। ठीक है, CH2 होता है, तो एक हाइड्रोजन में इधर रख दे रहा हूं, एक हाइड्रोजन में इधर रख दे रहा हूं, थोड़ा सा अभी काम पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद में ब्यूटेनॉल को बोला गया है ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना, तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाता है, CH3 CH2 में 1 2 3 4, 1 2 3 और बना दिया यहां पे 4, ये क्या होता है, ये ब्यूटेनोइक एसिड होता है। ठीक है, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना। अब जो यहां पे ये वाला कार्बन है, इस पे फोकस करो, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल। और हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम करवा दे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा प्यारा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इतना हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन चालू होती है, पहले बात जाती अल्डिहाइड पर अल्डिहाइड पे गाड़ी नहीं रुकती है, अल्डिहाइड के भी बाद गाड़ी कहां पहुंच जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो ये सीक्वेंस चलता जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड से क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि देखो पहले अगर आप यहां पे फोकस करो, चलो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना दूं, नहीं तो फिर आपको वहां बहुत ज्यादा हौच-पौच दिखाई देगा, CH2OH सिंपल ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, क्या दिखाई देगा, यहां पे एक ऑक्सीजन था, वो भी सिंगल बॉन्ड। अब यहां देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, उसमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंटेन कर गया, मतलब ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो गया। ऑक्सीडेशन जब कभी भी परफॉर्म करवाना है तो ऑक्सीजन को ऐड करवाओ, कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, KMnO4। तो बस सिंपल इतनी सी कहानी है, क्लियर हो गई बात। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 3 नाइट्रोबेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ओके, इजी। सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है 3rd पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2।
यहां पर आपके पास में दिया हुआ है ब्रोमीन, तो ये बोलता है थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो है, पोजीशन 1 पे ब्रोमो है और ये बेंजीन है। अब यार देखो, जैसे ही मुझे ब्रोमीन दिखाई देता है ना, तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज चलती है। अब वो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड, वो ठीक है, वो भी बना दूंगा मैं। जैसे ही ब्रोमीन दिखाई दिया, मुझे तो एक ही चीज याद आती है। वो चीज क्या होती है? वो चीज क्या होती है, जल्दी से बताओ। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? ड्राई ईथर। याद आया कुछ? क्या बनने वाला है यहां पे? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, ये बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहां बन जाएगा MgBr, और यहां पे आपके पास चल रहा है NO2। चलो इतने पे तो आ गए। ब्रोमीन देखकर मैग्नीशियम याद आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr याद हो गया अपने को, ठीक है। अब समझो आगे। नाइट्रो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां नाइट्रो होगा और यहां पे COOH हो जाएगा। अब बड़ी कंफ्यूजन, सर यार यहां पे आपने MgBr तो लिख दिया, पर ये COOH कहां से आए? दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, COOH कहां से आए, COOH कहां से आए? तो मैं बोलता हूं यार COO मुझे याद आएगा, अरे बाप रे, COO क्या होता है? COO होता है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आपने यहां CO2 मिलाया, धोखेबाजी शुरू, नेगेटिव पॉजिटिव। मैग्नीशियम नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव। बदले में ये वाला कार्बन नेचर में कैसा होगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव पे कौन जाएगा? ये। इस ऑक्सीजन को कहां भेजा जाएगा? मैग्नीशियम के पास में। नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां अब कंपाउंड कैसे बनेगा? ये रहा आपका बेंजीन। यहां पे इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास में थोड़ी ऊपर की तरफ जगह लग जाएगी। अब देखो, इस जगह पर कौन जुड़ चुका है? कार्बन जुड़ चुका है। तो ये रहा वो कार्बन, जिसमें एक साइड ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो ऐसा का ऐसा ही बचा हुआ है। दूसरे साइड पर जो ऑक्सीजन था, उसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके MgBr को कुछ ऐसा बना लिया। क्लियर हो गया? इजी है ना? पॉजिटिव वाला नेगेटिव में गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में गया। यही तो सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जल्दी बताओ? इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में इस MgBr को हटाना है। बाकी सब तो दिखाई दे रहा है मुझे वो कंपाउंड बनाना है, मुझे दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, इस MgBr को हटाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस MgBr को हटाने के लिए क्या करा जाता है? हाइड्रेशन। H3O पॉजिटिव को मिलाया जाता है। H3O पॉजिटिव को अगर आपने मिलाया तो क्या होगा? ऊपर की तरफ से MgBr हो जाएगा अलग, तो ऊपर की तरफ तो आपको मिल जाएगा ऐसा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, प्लस जो MgBr होता है उसका क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है MgOH Br में। तो बस हो गई सिचुएशन कंप्लीट। इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमारे पास में परफॉर्म हुई है, और आपके पास में 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलिए इसे कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड बोलता है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट करना है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नो प्रॉब्लम। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल रखा हुआ है। चलिए देखते हैं, ऐसा 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 यहां पर रखा हुआ है मिथाइल ग्रुप को, तो यहां मैं बना देता हूं मिथाइल, दैट इज CH3। और ऊपर बताता है एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन क्या होगा हमारे पास में? C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये क्या होता है? ये होता है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन। अब यहां कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है मुझे पोजीशन 1 पे COOH एंड ऑल्सो पोजीशन 4 पे भी COOH, है ना? ये कहानी है। अब देख रहे हो कितनी खतरनाक सी चीज हो गई।
क्या खतरनाक सी चीज हो गई है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसे यहां से यहां देखूं तो मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि हर कुछ चीज को हटाओ और सीधा एक काम करना है, वो करना है ऑक्सीडेशन। यही समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कम थे, राइट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑक्सीजन आपके पास में भर भर के आ गए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म तो पूछा नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पूछा है, तो यही तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया की पॉइंट हो गया। क्या की पॉइंट हो गया कि लेफ्ट में ऑक्सीजन कम थे, राइट में ऑक्सीजन बढ़ाने हैं, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट क्या होता है, KMnO4। पर ये अकेला रिएक्शन नहीं करता, इसको किसी बेसिक मीडियम की जरूरत होती है, तो वो जो बेसिक मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस इतना कर दो, कहानी खत्म हो गई। दिखाई दिया कितना सिंपल है केमिकल रिएक्शन। मैं हर बार बोलता हूं केमिकल रिएक्शन आसान है। जिनके समझ में आ गई ना बात ये, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं देख सकूं कि भैया यहां तक भी तुम लोग वीडियो को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये कहानी होती है। क्लियर हो गया? चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। अरे बाप रे, इतनी खतरनाक इंग्लिश, इतनी खतरनाक इंग्लिश लिखने की क्या जरूरत थी। सीधे से बोल देते हैं कि ये जो जोड़ी है, जोड़ी में से बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हम समझ जाते। इतना खतरनाक अंग्रेजी बोलने की क्या ही जरूरत है यार। चलो कोई समस्या नहीं, देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले की बात करते हो तो फर्स्ट में जो पहला वाला है, फर्स्ट में जो पहला वाला कंपाउंड है वो क्या है, वो है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड CH3C डबल OH। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है हमारे पास में CH2 जिसके साथ एक फ्लोरीन है। ठीक है, दूसरा वाला है हमारे पास में CH2 जिसके साथ में, अच्छा CH2 के साथ ही फ्लोरीन है ना, हाँ इसी के साथ में एक फ्लोरीन लगा हुआ है। यहां पर आया है C डबल बॉन्ड O और यहां पर आया है H। मतलब दोनों यार, दोनों के दोनों ही यहां पर अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो दोनों है। दोनों में फर्क क्या, यहां CH3 या CH2 के साथ F है। अब यही तो की पॉइंट है, यही हमारा की पॉइंट है। ध्यान रखना जब कभी भी एसिडिटी की बात होती है तो एसिडिटी का एक सीधा सा रूल लेकर चलना, जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। और इस नेगेटिविटी से मतलब क्या, यहां मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी भी बढ़ती है। तो बस सिंपल कहानी हो जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब देखो दोनों साइड देखा, इधर मिथाइल और इधर क्या है हमारे पास में फ्लोरीन है। फ्लोरीन की जो यहां पर प्रेजेंस है वो क्या करती है, एसिडिटी को बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहां सीक्वेंस क्या होगा, यहां बोलोगे कि सर एसिडिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इजी। अब सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाला आपके पास में बोलता है कि कंपाउंड रखा हुआ है हमारे पास में CH2, इधर रखा हुआ है फ्लोरीन, फिर इधर रखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ रहा है OH। दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास में वो बोलता है कि सर CH2 इधर है क्लोरीन, फिर आ रहा है हमारे पास में C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो अगर आप बात करते हो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्लोरीन और फ्लोरीन की बात की जाए, ऑब्वियस बात है यहां फिर से फ्लोरीन जीत जाएगा क्लोरीन से, जिस वजह से अगेन एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की। अब आता है थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट। जब यहां देखा गया तो मुझे दिखाई दिया ये लिखा हुआ है CH2, इधर बना है फ्लोरीन, देन CH2, देन CH2,
फिर आया है हमारे पास में C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ये कहानी आई है। दूसरा इसके साथ में जो रखा गया है वो रखा गया है CH3, फिर रखा गया है CH, यहां आया है फ्लोरीन, यहां आया है हमारे पास में CH2, यहां आया है C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है O एंड H। ठीक है, ये कहानी आई हुई है। अब इस कहानी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं, कुछ गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन तो सही बना के रखे, कोई समस्या नहीं है भाई, कार्बन सही बना के रखे हुए हैं। अब बात करोगे सर इसमें भी फ्लोरीन उसमें भी फ्लोरीन, पर देखो दोनों में अब डिस्टेंस का फर्क है। हमें पता है कि ऑक्सीजन भी नेगेटिव, फ्लोरीन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यार देखो नेगेटिव नेगेटिव वालों की पावर कैसे बनेगी, बात ये ना, नेगेटिव नेगेटिव वालों की पावर कैसे बनेगी। बड़ा आसान है, बड़ा आसान क्या कि यार देखो तुमने एवेंजर मूवी देखी होगी, एवेंजर मूवी में क्या होता कि अगर थानोस पहले ही आ जाता रोनिन के साथ में, तो थानोस इधर से आ जाता रोनिन इधर से आ जाता, दोनों मिलकर क्या कर देते, दोनों मिलकर अगर पार्टनरशिप में एक साथ ही लड़ाई करते ना तो शायद ही वो लड़ाई अपन जीत पाते। ये जो अवेंजर होते हैं वो शायद ही लड़ाई जीत पाते। ये जो विलन होते हैं ना ये गलती करते हैं, विलनों की गलती यही है। लड़ाई करनी है ना तो सब एक साथ क्या ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के लड़ाई करोगे तभी तो जीत पाओगे। अकेले अकेले आते हैं कि बोले पहले एक छोटा विलन आएगा, उससे बड़ा विलन आएगा, फिर उससे बड़ा विलन आएगा। अरे एक साथ आ जाओ यार, एक साथ आओगे तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बस। तो यहां पर भी वही है, अगर नेगेटिव नेगेटिव साथ में रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ेगी। सो फॉर दैट रीजन यहां पे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, यहां पे ज्यादा एसिडिक होगा वो जहां पे 1 2 3 दूरियां कम होगी, नजदीकियां ज्यादा होंगी। यहां पे देखो दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ने की वजह से एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी घट गई क्योंकि नेगेटिविटी घट गई है। नजदीक आने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ गई, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि यहां पे कहानी ऐसी होती है कि इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? चलो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए जी, ये भी हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7वां, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग अ सूटेबल एग्जांपल। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको यहां पर रिएक्शन को बताना है कोई एग्जांपल के थ्रू, बट यहां पर भी नहीं बोला है कि मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, मैकेनिज्म बताओ बोला होता तो हम बोलते कि ठीक है भैया सोच सकते हैं तुम्हारी बातों को, बट सिंपल सा आपको क्या बोला है, रिएक्शन बताओ। मैकेनिज्म का यार मैं इसलिए ज्यादा बोलता हूं क्योंकि अगर तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सपोज जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि रिएक्शन लिखकर दिखाओ, वहां पर क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस वजह से अगर तुम जेईई और नीट की बात करते हो तो मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। और मेरे जितने भी लेक्चर देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मैं हमेशा मैकेनिज्म 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 के पीछे पड़ा रहता हूं। ठीक है, तुम लोग देखते हुए बोर हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है सर, इधर से उधर जा रहा है। वो ठीक है, बोर होते हैं, मुझे भी पता है, बट आपको ये एक्चुअली में पता होना चाहिए सेंस कि एक आपके पास रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो वो कैसे कन्वर्ट होता है। इसी वजह से वो रिएक्शन मैकेनिज्म बताने की वजह से मेरे लेक्चर बड़े बन जाते हैं। नहीं तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऐसे पढ़ाने जाऊं, हाँ ये देखो ये हो गया रिएक्टेंट, इससे प्रोडक्ट बन गया, तो हो जाएगा सिंपल, आसान वो भी हो जाएगा। पर बात वही है ना कि जो चीजें जितनी ज्यादा सिंपल होती है ना वो उतना ही कम समय के लिए होती हैं। ये बड़ा लाइफ का एक खतरनाक सी चीज है कि जो चीज आपको जितनी आसानी से मिल जाएगी वो उतने ही कम समय के लिए रहेगी। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है तो ये भी ध्यान रखना कि वो आपके पास में बहुत लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या करना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन की रिगार्डिंग ही बात होती है, तो क्रॉस अल्डोल हो चाहे अल्डोल हो, बात सिंपल सी है। यहां पर आपके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये हमने पढ़ के रखा हुआ था कि जब कभी भी क्रॉस अल्डोल होता है तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना, और कानिजारों में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होना।
ठीक है, ये दो चीज पढ़ के रखी हुई है। तो पहले हम क्रॉस अल्डोल पढ़ लेते हैं और कानिजारो पढ़ते हैं, उसके बाद इटार डायरेक्शन पे आएंगे, क्योंकि इटार डायरेक्शन तो बहुत हमारे पास में सिंपल सी होती है, रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है, वही वो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन हो जाएगी, उस पर भी आ जाएंगे हम। ठीक है, अभी चलो पहले क्रॉस अल्डोल। इसको मैंने टेक्निक से बताया था पहले भी और अभी बता देता हूं। देखो क्रॉस अल्डोल में क्या होता है कि सपोज आपके पास में एक कोई कंपाउंड है, अच्छा इसे लिख तो दूं, मैं क्रॉस अल्डोल बता रहा हूं। आपके पास में कोई एक कंपाउंड है दैट इज इथेनॉल। ठीक है, इस इथेनॉल में क्या है, ये अल्फा कार्बन जिसके पास में होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है जिसके पास में आपके पास होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये दो अल्फा हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लटका दे रहा हूं। ठीक है, जब दो डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास में, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे एक सपोज मैंने अल्डिहाइड ले लिया, अब इसकी जगह पर अगर मैं दूसरा कंपाउंड एक क्या ले लेता हूं, कीटोन ले लेता हूं। सपोज मैंने यहां पर कीटोन लिया है CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे कंडेंसेशन परफॉर्म होगा। अब ये रिएक्शन एक्चुअली में होती इस तरह से है कि आपने एक अल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, इसको मिला के रखा हुआ है हम लोगों ने डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और फिर सेकेंड स्टेप में, पहली स्टेप में ये होता है, दूसरी स्टेप में इसको गर्म करते हैं ताकि पानी बाहर निकल जाए। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरे पास में, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा और यहां पर क्या बना देगा, CH3, और यहां पर बना देगा CH3। बस ये हो गया क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें चार चार प्रोडक्ट बनते हैं। ये तो पहला ही प्रोडक्ट बना जब आपने हाइड्रोजन लटकाए हैं किसके, अल्डिहाइड के, और ऑक्सीजन किसका उड़ाया, कीटोन का। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इन द सेंस क्या कि यहां इस बार में कीटोन के हाइड्रोजन लटका देता हूं, डबल बॉन्ड O CH, ये देखो ऐसा ऐसा, और जो अल्डिहाइड है उसको रख देता हूं नीचे। ठीक है, तो यहां भी ये भी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। ये देखो यहां से तुम H2O निकालोगे और ये रिएक्शन दो स्टेप में हुई है। स्टेप नंबर 1 जो इसके अंदर आता है वो होता है कि पहले डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओ, और उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 होती वो बोलता है कि इसको कर दो हीट। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे चल रहा है CH3। ठीक है, इजी हो गया। ये क्या होता है, क्रॉस अल्डोल। तो देखो यहां जब भी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो तो वहां अल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाता है। पहली सिचुएशन ये होती है कि अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, दूसरी सिचुएशन होती है कीटोन अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, और कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि सपोज अल्डिहाइड ही अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर देगा। ये देखो ये आपके पास में अल्डिहाइड है जिसके दो हाइड्रोजन मैंने ऐसे लटका दिए, और इसके नीचे एक और मैं अल्डिहाइड लेकर आ गया। अब ये रिएक्शन मैं पूरी नहीं करवाऊंगा, ये तुमको करना है। ठीक है, तो ये भी सेम वही कहानी हो जाएगी। नंबर 1 पे आपने लिया है डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नंबर 2 पे क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। अब कीटोन कीटोन की आपस में रिएक्शन करवा दो, तो कीटोन कीटोन की रिएक्शन क्या होगी, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां आएगा CH, दो हाइड्रोजन इधर ऐसे लटका दिए गए, फिर यहां पर आएगा मेरे पास में CH3, यहां आएगा C डबल बॉन्ड O, एंड यहां पर आएगा CH3। तो अगेन क्या होगा, सेम वही वाला काम जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज, इसको कर दो हीट, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ऊपर वाली दो जो है अल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को बताती है, और नीचे वाली जो दो हैं वो अल्डोल कंडेंसेशन को बताती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी को सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करना है तुम्हें बार बार, क्योंकि ये रिएक्शन 101% में श्योर हूं कि ये पूछी जाएगी। तो बस इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, चलिए इसे भी इरेज कर दिया। अब देखो अगला मैंने बोला था पहले फर्स्ट बताऊंगा और थर्ड बताता हूं। थर्ड में क्या है? कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन तब परफॉर्म होती है जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो जरा समझते हैं कानिजारो की कहानी भी जरा आज समझ ही ली जाए। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होना, तो मैं क्या ले लेता हूं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये ले लिया। इस फॉर्मेल्डिहाइड को जब कभी भी मैं कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं रिएक्शन, ठीक, तभी क्या बनेगी हमारे पास में? कानिजारो रिएक्शन बनती है। अब देखो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारा पानी। बहुत सारा पानी मतलब यहां पर क्या होगा? HOH। ये वाली कहानी हो जाएगी। जैसे अल्डोल और क्रॉस अल्डोल में हमेशा 2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, सेम यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं? फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, C डबल बॉन्ड O और H, एक ये लिया, दूसरा वाला मैंने लिया ये, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल ले लिए। जैसे ही आपने इसे देखा आपको ये चीज तो समझ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। धोखेबाज ऑक्सीजन दोबारा यहां पर आया है, इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। ये भी क्या करेगा? इसी के नक्शे कदम पे चल के नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव वाला कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में। तो बस बन गया। कानिजारो रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में HC, ओके, और यहां पर बनेगा H, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में HC एंड कार्बोक्सिलिक का, यहां आ जाएगा OH ग्रुप, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास में? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कुछ कम कम क्यों लग रहा है मुझे? हाँ, कम कम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे OH जोड़ना बाकी था और यहां पे भी OH जोड़ना बाकी था। तो क्लियर हो गया, इजी सा है। तो यही तो कानिजारो रिएक्शन है कि आप यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस वाले कंपाउंड को कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हो, तो एक जगह कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ओके होता है और एक जगह OH हो जाता है। तो बस इतनी सी कहानी है। ऐसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है, कानिजारो रिएक्शन हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन भी बहुत ही आसान सी है। इटार्ड रिएक्शन हमें यह बताती है कि जब कभी भी हमारे पास में रखा हुआ है टोलुइन, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH3, तो इस टोलुइन की जो कहानी होती है वो टोलुइन की कहानी यहां पर यह बोलती है कि अगर आपने यहां पर यूज करा है क्रोमाइल क्लोराइड को, जो कि क्या होने वाला है? यह होने वाला है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, वापस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है और जो आपका टोलुइन होता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास बेंजाल्डिहाइड में। तो लीजिए, ये हो गई कहानी पूरी। बेंजाल्डिहाइड हमारे पास से बन चुका है। तो ये क्या होता है हमारे पास में? इटार्ड रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है ना। तो बस यही तो बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग अ सूटेबल एग्जांपल, तो ये सूटेबल एग्जांपल देके हम लोगों ने तीनों रिएक्शन बता दी। इजी। चलिए, तो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा आप सभी के लिए। उसका रीजन यह है कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले तो ये बताओ कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। राइट वन यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएजेंट। बोले देखो यूजफुलनेस तो बहुत सारी है, ठीक है, काम की चीजें तो बहुत सारी है, बट हमें तो एक बताना है। चलिए देखते हैं। अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात करता हूं तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, यहां पर टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है हमारे पास में? मिक्सचर होता है, जिसको फर्दर आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं सिल्वर के। तो यहां पर सिंपल सी कहानी है, ठीक है,
ये वाली सिचुएशन, ये क्या है हमारे पास में टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्डिहाइड्स। तो जैसे अगर सपोज मैंने एक अल्डिहाइड ग्रुप लेके रखा हुआ है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड बोल दो या इथेनॉल बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है, टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक ऑक्सिलेट ग्रुप में। ये हो जाएगा CH3। मैंने कुछ अच्छा यहां पर मैंने एक कार्बन कम करा, तभी तो मुझे लग रहा था कि मुझे यहां कुछ कमी दिखाई दे रही थी। तो ये बना है मेरे पास में CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बना है H। सेम यहां पर मैं सिचुएशन लेकर आता हूं, यहां पर बन चुका है मिथाइल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ऑक्सिलेट का आयन बन जाएगा, मतलब O नेगेटिव आ जाएगा। और ऑब्वियस बात है सिल्वर की जो प्रेसिपिटेट्स होगी वो बॉटम में जमा हो जाएगी, जिससे कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर एक तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल भी एज अरे गैसेस फॉर्म में नहीं, और वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होता है यहां पे फॉर्म हो जाता है। तो ये कहानी होती है कि आपके पास रखा हुआ जो अल्डिहाइड होता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद में इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये एक कार्बोक्सिलेट एनायन का फॉर्मेशन कर लेता है। और अगर आपको यहां पर ये एनायन मिल गया तो ऑब्वियस बात है सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनकर बॉटम में जमा हो जाएंगे, जिस वजह से ये आपको देगा पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। बट अगर आप कीटोन के साथ अगर ऐसा करना चाहो तो कीटोन के साथ में ये रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि कीटोन को रिएक्शन करवाने के लिए एक तो विग्रस कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तभी वो रिएक्शन करने पर कैपेबल होता है। तो कोई भी पूछे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट एक अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। और इसका जो काम होता है वो ये कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फॉर दैट रीजन ये सिर्फ अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करता है और सिल्वर कलर वहां पे देता है। तो इस वजह से इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए ये भी हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ओके, नो प्रॉब्लम। सभी के सभी अभी कंडेंस्ड फॉर्म में है, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में बना लिया जाए। एक्सपांडेड फॉर्म में फर्स्ट वाला बनेगा कुछ ऐसा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, और यहां पे है हमारा प्यारा अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहां सबसे पहला काम क्या होता है, IUPAC नेम रखना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लीजिए सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। इसके बाद में अब नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग सबसे पहले किसको मिलेगी, जो यहां पर बाहर से आया हुआ फॉरेन एलिमेंट होगा, मतलब हाइड्रोकार्बन को छोड़ के, दैट इज दिस वन इज ऑक्सीजन। तो नंबरिंग मिली मुझे यहां, यहां, यहां एंड यहां, तो टोटल 4 कार्बन। नाम रखने का तरीका क्या होता है, पहले प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स में कुछ है ही नहीं, तो जब इसका नेम रखा जाएगा तो नेम रखते टाइम पर यहां पर क्या आ जाएगा, मेन कार्बन। मेन कार्बन में कितने हैं, 4 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो यहां पर नाम क्या रखा मैंने, पहले ब्यूट ये रखा। अब यहां पर स्पेलिंग BUTE होनी चाहिए, बट समस्या क्या, ब्यूट के बाद में सेकंड पोजीशन पे यहां पर एक वॉवेल वाला फंक्शनल ग्रुप है ईन, तो क्या आया, ब्यूट 2 ईन। और उसके बाद में पोजीशन नंबर 1 पे है अल्डिहाइड, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूट 2 ईन
वन अल। कंफ्यूज मत होना, कई जगह पर इसे इनल भी लिखा जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लिखना है। अगर चाहो तो इसे ब्यूट टू इनल लिख दो, या फिर इसे ब्यूट टू इन वन अल लिख दो, तो भी कहानी दोनों तरफ से सही है। तो ये हो गया पहला IUPAC नेम। सेकंड वाले की बात करते हैं, जरा इसे भी ओपन कर दिया जाए। सेकंड वाला अगर मैं ओपन करता हूं, CH3 CH, इधर भी आया CH3, इधर आया हमारे पास में CH2, फिर आया है इधर ये वाला कार्बन। इस कार्बन के साथ में ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहां जुड़ा हुआ है ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इस तरह से COCH3, मतलब वो कीटोनिक ग्रुप है। अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये बन गया। नंबर देना है, बाहर से हुए आए हुए ऑक्सीजन को नंबर ज्यादा, प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाएगी, तो नंबरिंग यहां से चालू करी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। अब यहां मुझे दिखाई दिया पोजीशन 3 पे 2 मिथाइल हैं और पोजीशन 5 पे 1 मिथाइल हैं। तो जब इसका IUPAC नेम रखा गया, तो इसके IUPAC नेम में अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रीफिक्सेस आएंगे। तो प्रीफिक्स में क्या क्या है हमारे पास में, प्रीफिक्स में हमारे पास में 3rd पोजीशन पे 2 और 5th पोजीशन पे 1 मिथाइल है। तो 3,3,5 और ये हो जाएगा हमारे पास में ट्राई मिथाइल। 3,3,5 ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल। उसके बाद में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में हेक्सेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो हेक्सेन 2 ऑन, ये हो जाएगा इसका नाम, इजी सा नाम है। थर्ड वाले का IUPAC नेम चेक करते हैं, तो थर्ड वाला ग्रुप मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये रहा यहां पे कार्बन, इसके साथ में 3 मिथाइल है। बेसिकली ये एक टर्शरी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये 3 हमारे पास में होगा इस तरह से। फिर आया CH2, फिर आया COO एंड H। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करा, तो सबसे लंबी कार्बन चेन रही ये वाली। नंबरिंग दिया 1 2 3 एंड 4। IUPAC जब नेम रखा जाएगा इसका, तो IUPAC नेम रखते टाइम पर सबसे पहले कौन आएगा, प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स अगर देखा जाए तो पोजीशन नंबर 3 में 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं मिथाइल वाले, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, 3,3 डाई मिथाइल। और इसके अलावा कितने कार्बन है, 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन। और पोजीशन 1 पे क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। देखो पोजीशन 1 एक्चुअली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो नाम क्या रखा गया, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो बस ये हो गया फंक्शनल ग्रुप इसमें नाम। अब चला जरा सा इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विथ फॉलोइंग रिएजेंट। इजी है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड जब 1 2 3 इन अलग अलग के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बना कर देगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला अगर देखें तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, तो ये लीजिए साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर पे हाइड्रोजन। कार्बेल्डिहाइड वर्ड तब यूज होता है जब अल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन के बाहर हो। मेन चेन पर 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन का कर रहे हैं फॉर्मेशन। अब यहां पर देखो पहले क्या मिला है, PHMgBr, ठीक है। पीएच बेसिकली क्या हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप, दैट इज C6H5 Mg, इधर आया Br। ये है हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी पे क्या होता है, मैग्नीशियम होगा पॉजिटिव, जिस वजह से फिनाइल होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा। अब आपके पास में दूसरी कहानी तो बहुत आसान है, ये कार्बन है, धोखेबाज ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये अगेन
धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता है, इसको बनाता है नेगेटिव, जिस वजह से ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी। इसके ऊपर पॉजिटिविटी आने की वजह से ये फिनाइल जाता है इस कार्बन पे, ये मैग्नीशियम जाता है इस कार्बन पे, तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनता है, ऐसा 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 ऐसा, और यहां बन जाएगा सी, यहां बना है हाइड्रोजन, यहां आ चुका है फिनाइल ग्रुप, और यहां पर आ चुका है OMgBr। ठीक है, यह कहानी है OMgBr। अब यहां पर जैसे आपके पास में OMgBr बना, तो अगली प्रोसेस में क्या करवाया गया है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, H3O पॉजिटिव को यहां यूज किया जाता है, जो कि यहां पे MgBr को स्टेबलाइज करता है। MgBr को स्टेबलाइज करके यहां से क्या बाहर चले जाता है, MgOHBr। यार देखो, इतनी बार ये रिएक्शन पढ़ी ना, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ के रखा हुआ है। ऐसा ऐसा ऐसा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकला तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये आ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो सिंपल सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है और कुछ भी नहीं करके रखा है, इजी। इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेमी कार्बेजाइड और वीक एसिड मिलाना है, ये भी बड़ा आसान है। सेमी कार्बेजाइड वाला अगेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड को जरा मैं बना देता हूं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड कुछ ऐसा है, ये बना साइक्लोहेक्सेन, इसके बाहर लगा दिया कार्बेल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ करवाई है, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड हमारे पास में क्या होता है, कुछ ऐसा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन विद डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड NH2। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास में सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड। अब क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन अपने आप ऑलरेडी बात है, होता है हाईली नेगेटिव, जिस वजह से कार्बन होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, जिस वजह से नाइट्रोजन होता है नेगेटिव। तो बस नेगेटिव और पॉजिटिव को तो ही जोड़ना है। जैसे ही आपने जोड़ा तो सेमी कार्बेजाइड में से रिएक्शन करने पर वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है बाहर, और सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, दुनिया की सबसे इजी रिएक्शन, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां बनाया C, यहां बनाया हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहां बनाया है NH, यहां बनाया C, डबल बॉन्ड O, और यहां पर बना के रखा हुआ है हमारे पास में NH2। तो जो सेमी कार्बेजाइड है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है अब सेमी कार्बे जोन में। तो बस इतनी सी कहानी है, सेमी कार्बेजाइड कन्वर्ट हो चुका है सेमी कार्बेजोन में। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो इसे भी इरेज करके बढ़ जाते हैं आगे। थर्ड बोलता है एक्सेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की एक्सेस में यह कहानी कैसे बढ़ती है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। अगेन वही सेमी कार्बेजाइड हम लोग बना देते हैं, इसको इस बार वापस ऐसा आड़ा करके बनाता हूं मैं, काम उसी तरह से ही आएगा, ऐसा ऐसा, ये हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब आपके पास में इथेनॉल, इथेनॉल की कहानी यह होती है कि इथेनॉल जो होता है और मिथेनॉल जो होता है ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये अपने पास से H पॉजिटिव को रिलीज करवाता है जब वो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवा रहा हो। ठीक है, तो ये बनाया मैंने इथेनॉल OH, यहां क्या चल रहा है C2H5, C2H5, यहां बनाया HOC2H5। इथेनॉल क्या है, एक्सेस में बहुत सारा है, तो बहुत सारा होने की वजह से
अगेन यहां से वाटर का मॉलिक्यूल आपको करवा देना है रिलीज। जैसे ही आपने यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल करवाया है रिलीज, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे बन जाएगा C, इधर बन जाएगा हाइड्रोजन। फिर यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, C बन रहा है ना। हाँ, अब देखो एक हाथ इधर गया, इधर आपके पास में जुड़ जाएगा इथॉक्सी ग्रुप, एक इथॉक्सी ग्रुप आपके पास में यहां जुड़ जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी हुई है। ये H2O निकल गया, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ के इसने ये कंपाउंड बना दिया है। क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलिए अब इसे भी इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 दो क्वेश्चन बने, फटाफट अब बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तीन हमारे पास में कंपाउंड्स की जोड़ियां दे के रखी हैं और बोल के क्या रखा हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करने वाला टेस्ट लगा दो। बड़ा इजी, बड़ा ही इजी है। इस चैप्टर में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, या फिर बोला जाए आयोडोफॉर्म टेस्ट। बट यहां पे क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, इनके अंदर जो टेस्ट लगने वाला है तो वो लगेगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, जरा समझना, इजी है, जरा समझना इस चीज को। देखो अब इनकी कहानी बता देता हूं कि बाकी टेस्ट इसके अंदर क्यों नहीं लग पाते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सबसे पहले बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में बेंजीन, जो कि जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और H के साथ में। ठीक है, अब देखो समस्या क्या होती है कि आप बोलोगे कि सर हमको तो इस चैप्टर में आपने टॉलेंस पढ़ाया है, फेलिंग पढ़ाया है, या फिर आपने आयोडोफॉर्म पढ़ाया हुआ है, तो सर ये तो तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा है, ये तो अलग ही लेवल पर चल रहा है। तो समस्या यहां पे ये है कि जो टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट होता है या फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट होता है, ये यूज होता है ऑक्सीडेशन के लिए। अब देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन है इस कार्बन पे कि दोनों साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि सर इसका और ऑक्सीडाइजेशन करवा के क्या फायदा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि सर यहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा दो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ में कहानी क्या होती है, आपके पास में CH3 के प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए, और साथ ही साथ में वहां पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और वहां पर क्या हो जाता है आपके पास में ये CH3 येलो प्रेसिपिटेट बनाता है और बाकी सॉल्ट बन जाता है। और वो भी कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप में होता है जहां पर मिथाइल जुड़े हुए रहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कौन आते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। तो इस वजह से ये तीनों टेस्ट यहां पे नहीं लगाए जाते हैं। तो बोले बात कि सर अगर ये तीनों ही टेस्ट यहां पे नहीं लगाए जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने यहां पे क्या लगाया, हम लोगों ने टेस्ट यहां पे लगाया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो जैसे ही बेंजोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ में कंबाइन करा जाता है, तो क्या बनता है जरा समझना। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या, जो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाले सोडा की जो एक खासियत हम लोगों ने देखी है वो ये देखी है कि खाने वाला सोडा जैसे इनो हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ठीक है, वो बेकिंग सोडा जो रहता है, तो भाई देखो हम लोगों ने ना यहाँ पे इन सोडास की एक खासियत देखी है। वो खासियत ये रहती है कि ये जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने की वजह से इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, सोडा की क्या होती है, ये खासियत होती है। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो यहां देखो अब होगा कैसे, जो आपने यहां पर COH बनाया था, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो वो वाली धोखेबाजी नहीं चल रही है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसी वाली धोखेबाजी नहीं चल रही है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में भी क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना वो अलग रखा गया। कार्बोनिल ग्रुप में तो मैंने बताया था धोखेबाज होता है ऑक्सीजन, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। अब अगर ये नेगेटिव है तो हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव कौन होता है, सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, इस ऑक्सीजन के पास में आता है, और जो आपका बेंजोइक एसिड बन रहा था, तो अब उस बेंजोइक एसिड में क्या हो जाता है, ये ऐसा 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 और ऐसा ऐसा और
ऐसा, ये सोडियम बेंजोएट को बना देता है। प्लस मैंने बोला है कि भाई जब कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। और देखो NaCO3 था, CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन बच गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है ना तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे बुलबुले निकलना चालू हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफरेसेंस ऑफ CO2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कहानी चलती है। तो जो आपके पास में यहां बेंजोइक एसिड होता है वो तो ये रिएक्शन को परफॉर्म करता है। वहीं अगर इथाइल बेंजोएट की बात की जाए तो बेसिकली इथाइल बेंजोएट होता क्या है, ये रहा आपके पास में बेंजीन, फिर रहा आपके पास में C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे कहानी ये हो जाती है कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये एक डेरिवेटिव आपके पास पाया जाता है जो कि आपको यहां पर क्या बनाकर देता है, आपको बनाकर देता है ईस्टर। याद है कि नहीं याद, RCOOR, तो यहां पर क्या बना देता है, ये ईस्टर बना देगा। अब देखो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये है इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट की जब आप यहां पर रिएक्शन करवाते हो ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो हम यहां बात करते हैं कि रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि देखो पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में सोडियम आ सकता था, बिकॉज सोडियम जो है वो यहां आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए रेडी होता है। हाइड्रोजन भी कुछ कुछ उसी तरह से एग्री करता है। पर यहां अगर देखा जाए तो सोडियम अगर रिप्लेस करता है तो इसको C2H5 को रिप्लेस करना पड़ता है, और C2H5 की प्रॉपर्टी इस तरह से पोलराइज नहीं होती है। कार्बन यहां पोलराइजेशन को शो नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, इस वजह से सोडियम जो है इसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहां पे जो पहले CO2 की इफ्रेसेंस या फिर ऐसे झाग निकल रहे थे, बुलबुले निकल रहे थे, यहां पे नहीं निकलते हैं। तो ये सिंपल सा टेस्ट होता है। ठीक है, देखो यार तुम लोग क्वेश्चन जब कभी भी सॉल्व करते हो ना, तुमको लगता होगा कि यहां पर राहुल सर कितनी सारी बातें बता देते हैं, लेंदी कर देते हैं चीजों को, ये कर देते, फलाना कर, दिखाना कर। देखो भाई, बट समस्या यह है ना कि मुझसे धोखेबाजी नहीं हो सकती। अगर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसका आगे पीछे सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ये बोल दिया कि इससे ये जुड़ गया, उससे ये जुड़ गया, ये काम नहीं होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार मुझसे तो ऐसे पढ़ाते नहीं बनेगी कि मैं सिर्फ ये बोल दूं इससे जुड़ जाएगा वो, उससे जुड़ जाएगा वो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं बनता है। आप लोगों को अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे ज्यादा लेवल पर जाना है, तो आप लोगों को हर बार की पॉइंट सीखना पड़ेगा या कोर सीखना पड़ेगा। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा ना कि टॉप पर अगर कोई भी बंदा जाता है तो हमेशा एक ही बात बोलता है कि मैंने कोर पे फोकस करा। देखो रट्टा मार के, ये इधर की उधर टेक्निक लगा के, ये शॉर्ट ट्रिक लगा के तो भाई सबको ही पास हो जाएंगे, सबको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। बट ये जो मैक्सिमम नंबर हो और ये जो तुम्हारी डिग्रियों पे चढ़े हुए नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे तब धरे के धरे रह जाते हैं जब तुम लोगों को वहां प्रैक्टिकल एग्जाम देनी पड़ती है, जब तुम लोगों से कोर कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, तब सब यही होता है। मैक्सिमम कॉलेजेस वगैरह में भी यही होता है कि आप लोग वहां पे नंबर के लिए तैयारी करते हो, कोर कॉन्सेप्ट समझते रही हो। जब एग्जामिनर आता है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछते टाइम पर सब ऐसे हो जाते हैं, सब यूं मुंह लटका के खड़े हो जाते, बोले हमको कोर कॉन्सेप्ट क्या पता, हमने तो एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी ताकि हम लोगों को क्या हो सके, हम लोगों को यहां पर नंबर अच्छे आ सके थे। कैसे प्रिपरेशन करी थी, बोले सर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि यहां से इसको तोड़ दो, यहां से इसको जोड़ दो, बट हमने ये नहीं पता करा था कि इसको क्यों तोड़ दो, क्यों जोड़ दो। ठीक है, तो फिर वो ऐसे काम तो भाई मेरे से नहीं हो सकते कि इसको इधर से तोड़ दो, इधर से जोड़ दो और उसके बाद कंपाउंड बना दो। आपको पता होना चाहिए चीजों का रीजन कैसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ सिचुएशन होती है। अब देखो इस सिचुएशन के बाद में ये तो क्लियर हो गया ना, ये दो टेस्ट आपको डिस्टिंग्विश कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें एक तो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, दूसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। अब देखो अगली चीज, अगला वाला आपके पास में है पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। तो जरा इसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं पेंटेन 2 ऑन की, तो ये रहता है मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट। ये क्या हो गया हमारे पास में, पेंटेन 2 ऑन हो चुका है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पेंटेन 3 ऑन की, तो पेंटेन 3 ऑन क्या हो जाएगा,
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट। ठीक है, अब देखो पिछली बार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड थे या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स थे, तो उनको और ज्यादा ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो यहां पर अब हम लोगों को जब ये वाली कहानी आती है कि भैया दो दो कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट आप इसको कैसे करोगे? बोले सर बहुत आसान है। आप बोलोगे सर टॉलेंस एजेंट लगा दो, फेलिंग सॉल्यूशन लगा दो, बोलूंगा नहीं जी। टॉलेंस और फेलिंग कहां पे लगते हैं? जब अल्डिहाइड का टेस्ट लगाना होता है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहां अल्डिहाइड तो है नहीं, यहां कीटोन्स है, तो कीटोन्स पे कौन सा टेस्ट लगाओगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप यहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाते हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप लोगों ने यह पाया है कि इस आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम यहां पर यूज करते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड का, NaOI का। और ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड होता है ये बनता किससे? वही NaOH प्लस I2। ये मैंने उसका एक एडवांस स्टेट बता दिया। जनरली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को मिलाओगे तो आपके पास में ये कंपाउंड बन जाएगा, दैट्स इट। अब देखो इस सिचुएशन पे क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की यह खासियत होती है, जब कभी भी किसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, जब किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा? इस सिचुएशन पे आपके पास में यहां ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो तो देखो ये क्या है? पेंट 2 है, तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां मिथाइल प्रेजेंट है, जबकि दोनों तरफ यहां क्या होंगे? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करेंगे? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, जबकि पहले वाले आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आप लोगों ने क्या देख के रखा हुआ था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट तब कंफर्म माना जाता है जब आपके पास में CH3 बनता है। CH3 आपके पास में मिल जाएगा जो कि आपको प्रोवाइड करेगा येलो प्रेसिपिटेट। तो यहां पर बस इतनी कहानी होती है कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो मिथाइल ग्रुप क्या करता है? यहां पे CH3 येलो प्रेसिपिटेट देता है। और आयोडोफॉर्म की कहानी ही यही होती है कि येलो प्रेसिपिटेट देना, दैट मींस आपके पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो इसी बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो देखो हो गया डिस्टिंग्विश। अब देखो यहां पर कभी तुमको और आगे भी बनाना हो तो इस रिएक्शन को ऐसे बना लेना कि सर एक तो ये हो गया, और वैसे भी देखो कीटोन और अल्डिहाइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। चाहे आप यहां पे तीनों में से कोई भी रिएक्शन ले लो, फर्क नहीं पड़ता, टॉलेंस लो, फेलिंग लो, या फिर आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट को ले लो, तो यहां पर आपके पास में एक और कंपाउंड बनेगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 COO ठीक है, ये कंपाउंड ही बन जाएगा। और CH3 तो वैसे ही बन रहा है हमारे पास, नो टेंशन। तो बस इतनी सी कहानी होती है। अब देखो सेकंड वाला भी हो चुका है डन। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या बोलता है? बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन में टेस्ट लगाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बात करता हूं बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की, तो पहले दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड होता है एक बेंजीन जिसके अंदर ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया? बेंजाल्डिहाइड। एसिटोफिनॉन का मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड और उसके साथ फिनाइल जुड़ा हुआ। तो एसिटोफिनॉन कुछ ऐसा होता है कि बेंजीन जो है इसको यहां पर बोला गया है फिनॉन, मतलब ये कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह से। तो ये क्या हो चुका है? एसिटोफिनॉन हो चुका है। अब देखो यहां पर अगर टेस्ट लगाने को आता है तो आप यहां 2 टेस्ट लगा सकते हो। आप यहां पे टॉलेंस रिएजेंट लगा सकते हो, या आप चाहो तो यहां आयोडो लगा सकते हो। अब जैसे इसकी बात की जाए, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को क्या देगा? पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसके पास में क्या रखा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को नेगेटिव देगा, क्योंकि इसके पास में मिथाइल ग्रुप नहीं है। और एक और टेस्ट अगर आप लगाते हो तो क्या लगाओगे? यहां पर चाहो तो यहां पर आप लगा देना आयोडोफॉर्म, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को तो पॉजिटिव देगा। बट यहां पर अगर मैंने
टॉलेंस टेस्ट लगाया तो टॉलेंस टेस्ट ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। ऊपर वाले की अगर आप बात करते हो तो यहां पर आप क्या लगाओगे, यहां लगाओगे आप टॉलेंस टेस्ट। तो देखो टॉलेंस टेस्ट मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि ऑलरेडी ये अल्डिहाइड है। टॉलेंस टेस्ट की अगर आप बात करते हो तो यहां पर यूज होता है टॉलेंस रिएजेंट, जो कि क्या होता है हमारे पास में AgNH3 ट्वाइस, और यहां पर होता है पॉजिटिव, जिसको मिलाया जाता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये वाली कहानी होती, बैलेंस कर लेना यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सिलेट का आयन बना देते हैं। जैसे ये था ना बेंजाल्डिहाइड, तो उसमें वो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाता है, O नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर सिल्वर के बन जाते हैं प्रेसिपिटेट, और अमोनिया गैस प्लस वाटर क्या होते हैं, यहां से बाहर हो जाते। तो ये क्या है, टॉलेंस टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है ये AgNH3 ट्वाइस दिखाई दे रहा है ना, तो ये टॉलेंस एक्चुअली में होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, ये आपके पास में क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहां कहानी ये होती है कि ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन करवाया, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाता है, O नेगेटिव आ जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि सर ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं बेंजाल्डिहाइड, जबकि आपके पास में जो एसिटोफिनॉन है वो टॉलेंस टेस्ट क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। सो फॉर दैट रीजन आप बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दो पार्ट में बना हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था, बहुत सिंपल सा है। ये भी वही टेस्ट वाली कहानी है। आपके पास में कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H8O, मुझे नहीं पता क्या है। ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर, कॉपर के साथ जब उसको ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब उसको रिएक्ट करवाया है, तो 573 केल्विन पर इसने क्या दिया है, बी नाम का एक प्रोडक्ट दिया है। अब ये बोलता है बी डज नॉट रिड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी जो होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। मतलब बोला जाए तो क्या कि फेलिंग सॉल्यूशन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना मतलब वो खुद से ऑक्सीजन देंगे, तो खुद का तो ऑक्सीजन रिड्यूस करेंगे पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसने बोला है कि C3H8O नाम का एक कंपाउंड था, कॉपर के साथ ट्रीट करने पर बी नाम का प्रोडक्ट दिया, जो बी नाम का प्रोडक्ट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता है, परंतु ये आपको येलो प्रेसिपिटेट देता है of compound C with iodine and sodium hydroxide deduce the structure of A, B and C. A, B और C का स्ट्रक्चर आपको बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो की पॉइंट ये था कि फेलिंग सॉल्यूशन से वो यहां पे रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो मैं ये बोलता हूं कि जो B वाला हमारे पास में सब्सटेंस है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कौन करता था, अल्डिहाइड। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरे पास में बी है, ये बी क्या होने वाला है, बी होने वाला है कीटोन। तो ये लीजिए बी होने वाला है कीटोन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चल रहा था, C3H8O। तो मतलब ये एक ऐसा कीटोन है जिसके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एसीटोन कहलाएगा। तो ये हो गई कहानी सिंपल सी। हमारे पास में क्या रखा हुआ है, एसीटोन रखा हुआ है, तो बी क्या हो गया, एसीटोन हो गया। अब ये बी एसीटोन ही है, ये किस बात से कंफर्म होता है, क्योंकि यहां पे ये क्या करता है, गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी। ये क्या करता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो भाई बिल्कुल सही है ना, आपके पास में जो एसिटोफिनॉन है, सॉरी एसीटोन है, अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है,
ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो जाता है, आपको कंपाउंड मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस CHI3 के यहां पर क्या बन जाते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं हम, यहां पर क्या बन जाते हैं, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर बी नाम का कंपाउंड भी मुझे मिल चुका है, ये रहा, और सी नाम का कंपाउंड भी मुझे मिल चुका है, ये रहा। अब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि यार ए नाम का कंपाउंड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, बी मिल गया, सी मिल गया, अब ए नाम का कंपाउंड क्या होगा समझना जरा। ए नाम के कंपाउंड के लिए उसने बोला था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, C3H8O, जिसको अगर कॉपर के साथ मिलाया जाता है 573 केल्विन पे तो आपके पास में एसीटोन मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है एसीटोन। अब कहानी आती है कि सर ये क्या है, जरा ये बता दो, C3H8O। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। याद है आपको, ये रिएक्शन करी थी हम लोगों ने कॉपर का रिडक्शन, कॉपर वाली प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, जिस प्रोसेस में अगर C3H8O को मैं फिट बिठाऊं तो हम लोगों ने ये पढ़ के रखा हुआ था कि ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ मिलाकर अगर गर्म किया जाता है तो वो कीटोन बना देता है। ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसको अगर आप कुछ ऐसा कर दो तो जो अल्कोहल होता है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कीटोन। अब देख रहे हो, यही का यही टॉपिक आपने किसमें पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ के रखा हुआ है। यही का यही टॉपिक आप लोगों ने अभी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ लिया। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर देखो काउंटिंग करें, 3 कार्बन है, 3 और 3 6, 7 और 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है C3H8O को। मतलब आपके पास में ये हो गया A, वो हो गया यहां पे B, और यहां पर ये C भी बन चुका है। ठीक है, इसलिए मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से मैं 101% श्योर हूं कि टेस्ट का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, चाहे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो, टॉलेंस रिएजेंट हो, चाहे यहां पे वो टेस्ट आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन हो। ध्यान रखना, टॉलेंस और फेलिंग एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अल्डिहाइड्स को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कीटोन्स की, तो कीटोन के साथ में भी अगर मिथाइल कीटोन हुआ तो उसके साथ में रिएक्शन कौन करने के लिए रेडी होगा, आयोडोफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट वाला रिएक्शन क्या बोलता है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है। अब देखो भाई साहब, बड़ी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, यहां पे बेंजाल्डिहाइड देके रखा हुआ है बेंजोफिनॉन के साथ में, और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है, OH नेगेटिव का मतलब होता है ये एक बेसिक मीडियम है, यहां बेस है। और यहां अगर बात किया जाए बेंजीन के साथ में C2H5 C डबल बॉन्ड हो Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन तो है सर फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, यहां पे बेस और हीट दोनों है, बेस और हीट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर रिएक्शन कैसे पहचानी आपने बोला यार दोनों के दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो मैंने 2 चीजें पढ़ के रखी है, 2 नहीं एक्चुअली में वो 3 चीजें पढ़ के रखी है, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, और साथ ही साथ में क्या पढ़ के रखा हुआ था, क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ा था ना, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और क्लीमेंशन रिडक्शन।
अब देखो यहां पे दोनों ही अल्डिहाइड है और हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि अल्डोल कंडेंसेशन वहां पर यूज होता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, और क्रॉस अल्डोल भी वहीं पर परफॉर्म होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी। क्लीमेंशन रिडक्शन कहां परफॉर्म होता है? जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसी वजह से जब मैंने इसे चेक करा तो मुझे पता चला कि सर यह है कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहां पर इसके पास बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब दोनों में से एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, टेंशन की बात नहीं है, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करेंगे। समझ में आ गई बात? इसने क्या परफॉर्म करा? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो मैकेनिज्म जानना है तो चैप्टर में अल्डोल और क्रॉस अल्डोल में जाना, पूरा मैकेनिज्म देके रखा हुआ है। वही मैकेनिज्म आपको यहां पर बताया है मैंने। और ये मैकेनिज्म आपको कहां देखने को मिलेगा भाई? जब कभी भी आप बात करते हो ना कि हम सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं, या जो सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ते हैं, या फिर प्लस चार्जेस लेकर पढ़ते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में सिखाया जाता है। देखो मैं डिटेलिंग वाला इंसान हूं, मेरी शुरू से आदत होती है, मैं डिटेलिंग वाला इंसान हूं। तुम जब डिटेलिंग से पढ़ने जाओगे तभी तुम यहां पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रॉस कर सकते हो, वरना देखो नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो आप सिंपल से शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे, बट अगर आपको जेई एडवांस की बात करनी है ना, तो जेई एडवांस में फिर टेक्निक काम नहीं करती है। जेई एडवांस में काम करता है तुम्हारा कोर नॉलेज, और कोर नॉलेज तभी आता है जब तुम लोगों को प्रॉपर मैकेनिज्म पता होगा। और मैकेनिज्म भी ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव पे चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव पे चला गया, नहीं, ये वाला कोर मैकेनिज्म नहीं होता है। कोर मैकेनिज्म वो होता है जहां पर मुझे ये पता रहे कि कोई पॉजिटिव अगर नेगेटिव पे गया है तो क्यों गया है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, चलो पहले वाले में तो पता चल गया कि पहला वाला क्या करने वाला है, आपके पास में करवाने वाला है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल यहां पर इसलिए वर्ड आता है क्योंकि यहां दो डिफरेंट ग्रुप हैं, जहां पर एक अल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन है। तो जब दो डिफरेंट ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। टेक्निक बताता हूं, टेक्निक से बहुत आसान होता है। अल्फा हाइड्रोजन को पकड़कर चलना, तुम यहां पर अल्फा हाइड्रोजन पकड़कर चलते हो तो तुमने ये बोला कि सर ये रहा मेरे पास में एक बेंजीन जो कि जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जहां पर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये रहा कार्बन जिसके साथ में मैंने एक हाइड्रोजन इधर बना दिया और दो हाइड्रोजन इधर बना दिए। ठीक है, अब देखो खासियत क्या है, यहां मैं बात करता हूं कि ये जितने भी अल्फा कार्बन होते हैं उनके साथ में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। ये बहुत हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो आपके पास में क्या रहा, ये ग्रुप आपके पास में यहां पर रहा बेंजोफिनॉन। ठीक है, अब इस बेंजोफिनॉन के साथ में कौन आया, बेंजाल्डिहाइड आया। देखना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझा रहा हूं मैं। बेंजाल्डिहाइड में क्या चल रहा है हमारे पास में, हाइड्रोजन, कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या चल रहा है, ये बेंजील चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में, बेंजाल्डिहाइड हो गया। अब बात समझ में आई, इसके पास में हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसके पास में हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। बात आती सर वाटर का मॉलिक्यूल ही क्यों बना रहे हैं, ऐसी क्या मौत आई थी वाटर का मॉलिक्यूल बनाए? तो भाई मेरे एक चीज को दिमाग में बिठा लो, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जहां हीट लगती है, जहां गर्मी दी जाती है, तो गर्मी देने पर क्या होता है, सबसे पहले गैसों के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी हाई होती है। ठीक है, तुमने सुन के रखा है ना, हाई एंट्रोपी पे क्या होता है, हाई एंट्रोपी पे रिएक्शन जो होती हैं वो इंस्टेंटेनियस होती हैं, तुरंत रिएक्शंस होती हैं। तो जब कभी भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाई जाती है, जब हीट दोगे, गर्मी देने पर हमेशा गैस के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। उन गैसों के मॉलिक्यूल में भी सबसे पहले निकलता है वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल कंडेंसेशन परफॉर्म कर सकता है। वो क्या करता है, जब भी किसी दो कंपाउंड्स को मिलाया जाता है तो पानी बाहर चले जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपके पास में वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया,
आपके पास क्या बच गया, ये रहा हमारे पास में बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद में ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन चल रहा था, इसके भी दो हाथ खाली, इसके भी दो हाथ खाली, इन दोनों खाली हाथों को आपस में जोड़ दिया गया और ये कंपाउंड बना दिया गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हो गया, इजी है ना। चलो तो फिर इसी बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए फिर इसे भी इरेज कर दें। अगला वाला तो बहुत सिंपल है, बी वाला एनहाइड्रस AlCl3 था, तो वो क्या चलता था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन चलता है। ठीक है, अरे इजी है रे, बहुत इजी है। यहां पर क्या रखा हुआ है, बेंजीन रखा हुआ है। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, इस असाइल क्लोराइड वाले ग्रुप के साथ में करवाई है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है जिसको असाइल ग्रुप कहा जाता है। तो देखो यहां रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन प्रॉपर समझ लो पूरी, सिर्फ हवाबाजी में काम नहीं करना है कि सर हाँ ये इधर गया वो उधर गया, वो वाले काम नहीं करना है। आपके पास में एनहाइड्रस AlCl3 रखा है जिसका यूज पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं AlCl3 की, तो इसका काम कुछ ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये 3 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि इंडिकेशन है हमारे पास में इन कंप्लीट ऑक्टेट का। इसके ऑक्टेट इनकंप्लीट होने की वजह से यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यह क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है। इसकी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ही इस AlCl3 को एक नाम से और जाना जाता है, जो कि होता है हमारे पास में लुईस एसिड। तो यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार तुमको AlCl3 ना देकर क्या बोल देंगे, तुमको ऐसी रिएक्शन दे देंगे और बोल देंगे लुईस एसिड रखा हुआ है, अब कर लो जो करते बने। तो लुईस एसिड ये इस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की बहुत भयंकर जरूरत है। तो फ्रीडल क्राफ्ट ने इसी बात को समझा, और इसी बात को समझ के फ्रीडल क्राफ्ट ने क्या बोला कि जब किसी असाइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो यहां इस क्लोरीन के पास में लॉन पेयर रखे हुए हैं। जैसे ही आपका AlCl3 यहां पर आता है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको समझा दें, इसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिएक्शन तो बहुत ईजी है। जैसे ही आपके पास में जो कंपाउंड रखा हुआ है C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, जब कभी भी यहां पर AlCl3 आता है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको दिखाई देती है यहां पे लॉन पेयर। ठीक है, इस लॉन पेयर को दिखाई देने की वजह से ये एल्यूमिनियम क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉनों को उधार ले लेता है। अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर क्लोरीन के पास लॉन पेयर हैं तो ऑक्सीजन को क्या मौत आई है, ऑक्सीजन के पास में भी तो 2 लॉन पेयर हैं, एल्यूमिनियम चाहता तो इस ऑक्सीजन से भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता था। पर बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। कार्बन ये वाला जो है ना, ये छोड़ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई साहब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर किससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं हमारे फूफाजी वाले ग्रुप। तो फूफाजी वाले ग्रुप मतलब गुड लिविंग ग्रुप, तो क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लोरीन यहां से बाहर निकल गया तो आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको यहां पर मिलता है एक कंपाउंड, तो AlCl4 नेगेटिव प्लस बदले में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां पे C2H5 C डबल बॉन्ड O, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है तो इस कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगी, पॉजिटिविटी बन जाएगी। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी बनी, मतलब ये जो एंटायर कंपाउंड है ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो सबसे आसान होता है किसी भी बेंजीन रिंग में। देखो यहां बेंजीन है ना हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में हमारा प्यारा बेंजीन, ऐसा ऐसा,
ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस होता है, जिस वजह से डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड का अपने ही ग्रुप के अंदर घूमते रहना। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठ के यहां चले जाते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब उठ के यहां पर चले जाएंगे तो देखो, अब इसमें भी फिर लड़ाई मत करने लग जाना कि सर लेफ्ट में क्यों गए, राइट में क्यों नहीं गए। मेरी मर्जी, मुझे लेफ्ट में भेजना था, मैंने लेफ्ट में रोटेट करवा दिया, राइट में भेजना था, राइट में रोटेट करवा दो। कोई ऐसा इसमें रूल नहीं होता है कि क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, AlCl3 मिलाने पर क्या मिला था, इलेक्ट्रोफाइल मिला था, दैट इज H5C2C डबल बॉन्ड O विथ अ पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली कहानी मिल गई। अब क्या होगा, ये एरिया नेगेटिव बन जाएगा, ये एरिया पॉजिटिव बन जाएगा। आपने इस कार्बन को उठाया, इस कार्बन को उठा के कहां लाओगे, इस नेगेटिव पे लाओगे। जैसे भी इस कार्बन को उठाकर इस नेगेटिव पे लाते हो तो यहां सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, ऐसा, और यहां पर चलेगा C डबल बॉन्ड O C2H5। यहां ऑलरेडी एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, ऐसा ऐसा, और आपने बोला है कि सर यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो बोले सर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये Cl नेगेटिव को उठा के यहां पटक दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन एक ही बात बोलता है कि भाई देखो, हम हर किसी को अनुमति नहीं देते हैं हमारे पास आने की। हमारे पास आने की परमिशन सिर्फ उसी को ही है जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हम सिर्फ उसी को आने देते हैं, जबकि क्लोरीन तो न्यूक्लियोफाइल है ना रे, कैसे आएगा। तो यहां संभावना यह बनती है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कुर्बानी देता है। हाइड्रोजन की कुर्बानी होती है कि हाइड्रोजन यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो हाइड्रोजन के यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से यहां पर से रिलीज होता है H पॉजिटिव। और फिर आपके पास में यहां अगर कंपाउंड को देखो तो ये रहा आपके पास में वही बेंजीन जो कि क्या बना रहा है, ऐसा 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 कीटोन ग्रुप। अब जो H पॉजिटिव निकला वो किसके साथ चले जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा। लो, आम क्या आम, गुटिलों के दाम। ना H पॉजिटिव को खाली छोड़ा ना Cl नेगेटिव खाली छोड़ा, सबको हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर हो गई बात। ये होता है आपके पास में कि भाई डीप डाउन मैकेनिज्म इसे कहा जाता है। कोई इधर उधर जाता है तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तभी जाकर तुम सपने देखना कि IIT JEE के एडवांस को मैं क्रैक कर लूंगा। और अगर ये तुमको नहीं आता है, या फिर ये तुमको लगता है कि यार सर बोर हो रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या बोला जाए कि बोले यार नहीं यार सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर JEE एडवांस के लिए भी बोल देना सर हमसे नहीं हो पाएगा, है, क्योंकि मैकेनिज्म जरूरी है। और ये इस तरह का मैकेनिज्म जरूरी है जिसमें आपको पता होना चाहिए कोई यहां जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कोई वहां जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और एंड तक बाय प्रोडक्ट में भी क्या बच रहा है, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसी बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया सॉल्व, इसे भी इरेज कर देते हैं, और इसे इरेज करने के साथ ही हमारा आज का टेस्ट पेपर हो चुका है कंप्लीट। जैसा शुरुआत में आप लोगों को बताया गया था कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से भी अब चैनल हो चुका है स्टार्ट, जिसे आप जाके कर सकते हैं सब्सक्राइब, और यहां पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री, और साथ ही साथ में अब वो हिंदी में भी मिलेगा। तो बस करना क्या है, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो और लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। अब देखो यहां पे इतना कुछ अगर कर लिया है और अभी तक बने हुए हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी जो वीडियोस होते हैं वो आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री में। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा है और आपसे इजीली सॉल्व हो गया है तो फटाफट अपने दोस्तों को भी कर दो इसे शेयर, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।